हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं यूथ स्टडी हब 2.0। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 26 यानी 26 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम उत्तर भारत के विशाल मैदान या द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, ये थ्योरी सीरीज और प्लस एमसीक्यू सीरीज है, और जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है उसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी जो भारत की भूगोल की सीरीज चल रही है और उत्तर भारत के विशाल मैदान को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स में दोस्तों जो उत्तर भारत के विशाल मैदान हैं उन्हें पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तर भारत के विशाल मैदान जो है ये काय के पार्ट है या किस चीज़ के भाग हैं। तो भारत को 6 उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और भारत के जो 6 उपभौतिक या भूआकृतिक प्रदेश है उनमें से ही एक है द नदन प्लेन। नदन प्लेन का मतलब यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान। और वे जो 6 भूआकृतिक प्रदेश हैं, पहला भूआकृतिक प्रदेश है द नदन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, या जिसे हम उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला या हिमालय का पर्वतीय प्रदेश और या पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा था दोस्तों इसमें उत्तर भारत का विशाल मैदान जो हम पढ़ने वाले हैं, जबकि उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला जिसमें हिमालय पर्वतीय प्रदेश आता है या हिमालय माउंटेन आता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल, और चौथा प्रायद्वीपीय पठार या साउथ इंडियन पेनिनसुला, और नेक्स्ट कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय मैदान, और छठा है इसमें द्वीप या द्वीप समूह। और जो इंडियन आइलैंड है यानी कि द्वीप समूह है, इनके बारे में हम दोस्तों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हमने जो भारत के भूआकृतिक प्रदेश हैं उनमें 2 टॉपिक कवर करे हैं। पहला उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला जिसमें हिमालय का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय माउंटेन और पूर्वांचल हिमालय आता है, और दूसरा दोस्तों द्वीप या द्वीप समूह यानी कि इंडियन आइलैंड, और तीसरा आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय प्रदेश के बारे में। उसके बाद में भारतीय मरुस्थल और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ने के लिए पहले हम देखेंगे बेसिक्स। तो बेसिक्स में दोस्तों मैं आपको ये लोकेशन दिखा देता हूं कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका विस्तार कहां से कहां तक है और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ये कहां से कहां तक है। तो दोस्तों ये पिंक कलर में जो भारत का मैप है इसमें आप देख सकते हैं, ये है नॉर्दर्न प्लेन यानी कि नदन प्लेन। और दोस्तों अगर मैं इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करूंगा तो दोस्तों उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये हिमालय पर्वत के दक्षिण में आता है और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में आता है। यानी कि ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो येलो कलर में है ये हिमालय पर्वत है इसके ऊपर, और इसके नीचे आपको मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार, किसके? उत्तर भारत के विशाल मैदान के। तो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में पड़ता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, या आप कह सकते हैं कि जो द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है ये दोस्तों एक ट्रांजिक्शन का काम करता है हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में। और अगर हम इसके निर्माण की यानी कि फॉर्मेशन की बात करेंगे तो उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण दोस्तों गंगा और सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं उनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। यानी कि गंगा, सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनके द्वारा, और उनकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो सकती? चंबल, बेतवा, यमुना, सिंध, कोसी, सतलज, ब्यास और रावी आदि के योगदान से बना है क्या? उत्तर भारत का विशाल मैदान। और उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो जलोढ़ निक्षेप या अपसादों यानी कि इन सेडिमेंट के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये दोस्तों जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? जलोढ़ निक्षेप दोस्तों एक ऐसी मिट्टी होती है जब दोस्तों ऊपर से यानी कि हिमालय पर्वत से, पर्वतीय प्रदेश से निकल कर जो नदियां आती हैं और जब वे मध्य भारत में और नॉर्थ भारत में एंटर करती हैं हिमालय पर्वत से निकलकर, तो दोस्तों जब ये प्लेन यानी कि मैदानी भाग में आती हैं तो इनकी गति दोस्तों धीमे हो जाती है। और जब इनकी गति धीमे हो जाती है तो ये अपने साथ जो मिट्टी या जल, मिट्टी, कंकड़ और बज्जर जो लाती हैं, बंजर भूमि यानी कि बज्जर जो लाती हैं, या आप कह सकते हैं जो पत्थर अपने साथ और मिट्टी ये लाती हैं, तो दोस्तों वे वहीं पे रख जाती हैं यानी कि वे वहीं पे जम जाती हैं जब ये मैदानी भाग में आते हैं। और जब वे वहीं पे जम जाती हैं तो उसी जहाँ वे जम गए उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं मैदानी भाग। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं ये कहाँ से कहाँ तक निकलती हैं और ये दोस्तों ये कैसे बनाती हैं। तो जैसे दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है इंडस
रिवर और इंडस रिवर की जो इंडस रिवर है ये दोस्तों पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी झेलम, ये आप देख सकते हैं, झेलम, रावी, सतलज और जो इसकी ब्यास नदी है, इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसे बनाने में, और थार का मरुस्थल जो है डेजर्ट बनाने में इनका योगदान है। और दोस्तों ये है, आप देख सकते हैं, ये गंगा नदी है और गंगा नदी की जो सहायक नदी है यमुना, इसका भी योगदान है। और ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, एक डेल्टा बनाते हुए, तीस्ता नदी के साथ ही एक डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर दोस्तों आपने हमारा नदियों का वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने ब्रह्मपुत्र नदी और जो इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, इन पे अलग अलग वीडियो बना रखा है। और इनकी जो सहायक नदियां हैं जैसे सतलज नदी है, रावी नदी है, झेलम नदी है, कुछ पे हमने वीडियो बना दिए हैं और कुछ पर अभी हम आगे वीडियो बनाएंगे, तो वे वीडियो भी आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। तो दोस्तों जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसकी भौगोलिक स्थिति यानी कि उसके नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की सहायक नदियों के द्वारा कैसे हुआ, क्योंकि जब ये पर्वतीय प्रदेश से आती हैं, पर्वतीय भागों से नदियाँ निकलती हैं और जब ये मैदानी भाग में आ जाती हैं तो इनकी गति धीमे हो जाती हैं और जो है अपने साथ जलोढ़ निक्षेप यानी कि अपसाद, चट्टान और जो बज्जर या पत्थर लाती हैं वे जमा हो जाते हैं और वही मैदानी भाग ये रूप धारण कर लेते हैं। अब हम दोस्तों इसकी भौगोलिक स्थिति को कंटिन्यू करते हुए हम दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये दोस्तों 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि दोस्तों 7.5 यानी कि 7.5 यानी कि 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये लाख है दोस्तों, तो 7.5 यानी कि आप कह सकते हैं कि 7.5 या 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान। और इसकी पूर्व से दोस्तों अगर मैं पश्चिम की लंबाई बात करूंगा यानी कि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है दोस्तों वो इसकी कितनी है, यानी कि 3200 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम यानी कि इस तरह से इसकी जो लंबाई है, और इसकी औसत चौड़ाई जो है, औसत जो चौड़ाई जो है यानी कि चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर से लेकर दोस्तों 300 किलोमीटर तक है। ये आप देख सकते हैं ये वाली जो चौड़ाई है। अब अगर हम इसके विस्तार की बात करेंगे यानी कि इसके एक्सपेंशन की बात करेंगे तो इसका जो दोस्तों विस्तार है वो दोस्तों 7 राज्यों में है। पहला भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल, ये आप देख सकते हैं। मगर इसका जो राजस्थान है, राजस्थान में भी कुछ हद तक विस्तार है। ये राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश है और ये उत्तराखंड वाला भाग है इसका, और ये बिहार है और ये असम है और ये वेस्ट बंगाल है। तो ज़्यादातर इन राज्यों में है, इन 7 राज्यों में। मगर इन 7 राज्यों के अलावा भी जो राजस्थान का और उत्तराखंड का जो भाग है वो भी दोस्तों इसमें शामिल है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं समुद्र तल से ऊंचाई की बात करूंगा तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ये समुद्र तल से 50 मीटर से लेकर 150 मीटर तक इसकी समुद्र तल से ऊंचाई मानी जाती है, जिस कारण नदियों की गति जो है वो काफ़ी धीमी हो जाती है जब ये उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तो अतः नदियाँ अपने साथ लाए हुए अपसाद को यहीं जमा कर देती हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके कारण इस विशाल मैदान का निर्माण होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो यह मैदान जो है ये भारत, और भारत ही नहीं दोस्तों, ये पूरे विश्व का एक ऐसा उपजाऊ मैदान है। और उपजाऊ मैदान के साथ साथ ये दोस्तों घनी आबादी या जनसंख्या वाला प्रदेश भी इसे कहा जाता है। किसे? उत्तर भारत के विशाल मैदान को। ये जो आप देख सकते हैं ये जो इतना एरिया है ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का है। अब दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के जो प्रादेशिक विभाजन है वो कितने तरीके से करा गया है। तो दोस्तों अगर मैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के प्रादेशिक क्षेत्रों की बात करूं तो उसे 4 प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, ये आप देख सकते हैं ये इस मैप में, पहला है राजस्थान का मैदानी क्षेत्र, जो आप ये इधर देख सकते हैं ये राजस्थान का मैदानी क्षेत्र है। दूसरा पंजाब और हरियाणा का जो मैदानी क्षेत्र है, और तीसरा जो गैंगेटिक प्लेन है। और जो गंगा का मैदान है दोस्तों, गंगा का जो क्षेत्र है उसे दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला उच्च यानी कि यो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इतना भाग आता है ये गंगा का उच्च मैदानी क्षेत्र है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोस्तों इसका मध्यम वर्ग क्षेत्र है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक जो है ये इसका कौन सा है दोस्तों, ये इसका निचला क्षेत्र है, निम्न क्षेत्र है। तो गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, उच्च, मध्यम और निम्न। और नेक्स्ट चौथे नंबर पर आता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, असम इन राज्यों में फैला हुआ है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं
उत्तर भारत के हमने जो प्रादेशिक विभाजन है उसे कर लिया। अब हम देखते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान को उच्चावच के आधार पर, यानी कि उच्चावच व भौतिक प्रदेशों के लक्षणों के आधार पर भी दोस्तों जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसे 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को उच्चावच व भौतिक प्रदेशों के आधार पर भी दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? भाबर, तराई, तीसरा है बांगर और नेक्स्ट है दोस्तों खादर। तो ये 4 क्षेत्र हैं, ये आप इस मैदान में देख सकते हैं, इस मैप में देख सकते हैं। यानी कि ये जो है दोस्तों ये भारत का हिमालय माउंटेन है और हिमालय माउंटेन के जो शिवालिक माउंटेन है और जो हिमालय माउंटेन होते हैं दोस्तों उसे हम पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भाग बांट के पढ़ते हैं। और ये भाबर क्षेत्र जो है इसके ऊपर शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के ऊपर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और जो हिमालय पड़ते हैं ये सब हैं, जैसे पार हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो ये पड़ते हैं। तो जो शिवालिक हिमालय है सबसे नीचा भाग जो होता है हिमालय प्रदेश का या हिमालय पर्वत का वो शिवालिक हिमालय होता है। और शिवालिक हिमालय के जस्ट नीचे पड़ेगा भाबर क्षेत्र, ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर में भाबर क्षेत्र है। और इसके नीचे जो येलो कलर है ये है तराई क्षेत्र और येलो कलर के नीचे जो थोड़ा कत्थाई कलर है ये है दोस्तों बांगर क्षेत्र और इसके नीचे ब्लू कलर में जो मिलेगा आपको यह है खादर क्षेत्र। ये इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम 1 बाय 1 करके भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाबर क्षेत्र के बारे में, भाबर एरिया के बारे में। तो दोस्तों भाबर एरिया के पहले हम बात करेंगे विस्तार की। इसका विस्तार क्या है? तो दोस्तों शिवालिक हिमालय के दक्षिण में ये पड़ता है और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी ऊंचाई जो है वो इसकी जो चौड़ाई जो है वो 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक है। और इसका निर्माण दोस्तों चट्टानों, कंकड़, पत्थर और बजरी के द्वारा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो विस्तार है ये शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है, यानी कि ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये शिवालिक हिमालय है और शिवालिक हिमालय के ये साउथ में है, दक्षिण में है, तो इसलिए ये दक्षिण में है। मगर दोस्तों ये इसके समानांतर है, इस तरीके से है ना। तो दोस्तों जो ऐसे ये चोटी है ये शिवालिक हिमालय के समानांतर है, तो इसलिए ये शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है तो दक्षिण में बोल दिया गया। मगर शिवालिक हिमालय की जो चोटी है भाबर क्षेत्र उसके समानांतर यानी कि इस जैसा है, इस टाइप से है, तो इसलिए इसे इसके समानांतर बोल दिया गया। और इसकी जो सिंधु नदी से लेकर यानी कि यहाँ पे इंडस रिवर है और यहाँ पर बढ़ेगी तीस्ता रिवर जो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ बंगाल की खाड़ी से में गिरने से पहले एक डेल्टा बनाती है। तो सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इसकी जो चौड़ाई है वो 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर मानी जाती है। अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि यह जो होता है ये जो भाबर क्षेत्र है यहाँ आकार की जो नदियाँ होती हैं, यानी कि यहाँ जो आकर यानी कि भाबर क्षेत्र में जब हिमालय प्रदेश से नदियाँ आती हैं, हिमालय से नदियाँ आती हैं तो यहाँ आकर नदियाँ दोस्तों विलुप्त हो जाती हैं, मतलब समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि मैदान बनेगा ही जब नदियाँ विलुप्त हो जाएंगी तो वे अपने साथ जो अवसाद लाएंगी वो वहाँ जमा होगा और वो जमाव जो है पत्थर उत्थर और जलोढ़ निक्षोभ जो होता है वो जो जमाव होता है वही मैदान का निर्माण या प्लेन का निर्माण करता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों नदियाँ जो हैं वो चट्टानों के बीच से प्रभावित होती है, चट्टानों को काटकर नदियाँ बनती हैं और वे चट्टानों को जो काटकर जो अवसाद या जलोढ़ मिट्टी होती है वो अपने साथ लाती है और वही मैदान का निर्माण करती है। यह कृषि क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त का मतलब यह है दोस्तों यहाँ कृषि का जो यूज है या कृषि जो है इस भाबर क्षेत्र में कृषि नहीं होती, क्योंकि यह क्षेत्र दोस्तों बहुत कम उपजाऊ होता है और जो क्षेत्र कम उपजाऊ होता है वहाँ पर कृषि नहीं होती है। अब ये आप देख सकते हैं ये हिमालय माउंटेन और हिमालय माउंटेन के नीचे एकदम पड़ेगा भाबर क्षेत्र और इसी के भाबर क्षेत्र जो है ये दोस्तों देख सकते हैं आप ये पत्थरों से, बंजर और बजरी से मिलकर बना हुआ है। अब इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे तराई क्षेत्र। तो तराई एरिया के बारे में अगर बात करेंगे हम इसके विस्तार की तो सबसे पहले दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन के ये शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के नीचे भाबर क्षेत्र आता है और भाबर क्षेत्र के जस्ट नीचे आता है दोस्तों तराई के जंगल जो अधिकतर विस्तार इनका उत्तराखंड में है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि तराई के जंगलों का अधिकतर जो विस्तार है वो तराई के जंगलों का उत्तराखंड में है। और भाबर क्षेत्र के दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को दोस्तों तराई क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ये दलदली युक्त तराई क्षेत्र होता है और यह भाबर क्षेत्र के नीचे 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। और वर्तमान में जो तराई क्षेत्र है दोस्तों उसकी अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। इसका मतलब यह है दोस्तों तराई के क्षेत्र जो थे वे पहले भाबर क्षेत्र के जस्ट नीचे आते थे, जो कि आज भी आते हैं, मगर दोस्तों भाबर क्षेत्र की तरह यहाँ पे जो खेती है पहले नहीं हुआ करती थी। यानी कि भाबर क्षेत्र के तरह ही यहाँ की जो खेती थी तराई जंगलों की वो
अनुपयोगी थी कृषि के लिए, यानी कि कृषि के लिए उसका यूज नहीं होता था। मगर वर्तमान समय में यहाँ की अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है और इस क्षेत्र में दोस्तों अधिकतर गन्ना और धान की खेती होती है। इस दलदली क्षेत्र में दोस्तों रेंगने वाले जो जीव होते हैं, कीट मकोड़े, पतंगे और अजगर सांप और मगरमच्छ और मगर प्रकार के जो सांप है वे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों हिमालय क्षेत्र है। हिमालय का ये शिवालिक हिमालय माउंटेन है और इसके नीचे आता है भाबर क्षेत्र जो बज्जरों से और पत्थरों से बना है और इसके नीचे आता है दोस्तों ये दलदली क्षेत्र, आप देख सकते हैं तराई के जंगल। उसके बाद में दोस्तों नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र का दोस्तों जो विस्तार है ये शिवालिक हिमालय के नीचे एकदम सी भाबर क्षेत्र और भाबर क्षेत्र के नीचे तराई क्षेत्र और तराई क्षेत्र के जस्ट ये कत्थई कलर का जो क्षेत्र है ये आता है दोस्तों बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र दोस्तों जो है ये गंगा और यमुना जो नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है, उसकी जलोढ़ मिट्टी जब इकट्ठी हो जाती है तो इस मिट्टी के कारण बनने वाले मैदानी भाग को हम बांगर प्रदेश या बांगर क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में दोस्तों कभी बाढ़ नहीं आती। यानी कि ये क्वेश्चन याद रखना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है चारों क्षेत्रों में, उत्तर भारत के विशाल मैदानों में, जहां कभी बाढ़ नहीं आती, तो वो है बांगर क्षेत्र। और ये प्रदेश दोस्तों मैदान के अधिकतर ऊंचाई वाले भाग को कहते हैं। यानी कि बांगर क्षेत्र जो होते हैं ये मैदान के ऊंचाई वाले प्रदेश होते हैं, यानी कि ये अधिक ऊंचाई पर डिपेंड करते हैं। और यह उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे बड़ा भाग है। यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे विशालतम जो भाग है वो दोस्तों बांगर क्षेत्र है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। तो ये हिमालय हो गया, हिमालय के नीचे भाबर, भाबर के नीचे तराई और तराई के नीचे तराई के जो जंगल हैं उसी के नीचे जो आता है दोस्तों वो आता है बांगर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र के नीचे आता है खादर क्षेत्र। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों खादर क्षेत्र। तो खादर क्षेत्र का विस्तार अगर दोस्तों हम देखें तो ये आता है खादर क्षेत्र, ये ब्लू कलर का जो साइन है। तो दोस्तों बांगर क्षेत्र के नीचे नदी के पास वाला ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ आती रहती है, यानी कि जहां बाढ़ आती रहती है तो वहां दोस्तों जो क्षेत्र होता है वो खादर क्षेत्र कहलाता है। और बाढ़ आने के कारण ही दोस्तों यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें नवीनीकरण होता रहता है। नवीनीकरण का मतलब यह है दोस्तों जब बाढ़ आएगी तो वो अपने साथ कुछ अलग मिट्टी लागी तो वो नई मिट्टी लागी, तो इसीलिए वहाँ पे मिट्टी का नवीनीकरण होता रहता है। और जब नई नई प्रकार की मिट्टियाँ आती हैं तो उन्हीं के कारण दोस्तों ये जो खादर क्षेत्र है ये अधिक उपजाऊ बना रहता है। और जब कोई भी खेती, जहाँ कोई भी खेत या कोई भी क्षेत्र जो अधिकतर या ऐसा जमीन का कोई भी भाग जो अधिक उपजाऊ हो वो कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा। तो आपको ये याद रखना है जो खादर क्षेत्र है वो दोस्तों कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। जिसका निर्माण अगर हम खादर क्षेत्र की निर्माण करें तो इसका निर्माण नदियों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप के कारण होता है। और इसका निर्माण दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा होता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर बाढ़ आती रहती है तो नई जो मिट्टियाँ हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होती रहती हैं नदियों के द्वारा लाने से। और इस क्षेत्र की ऊंचाई दोस्तों बांगर क्षेत्र जो है, जो मैंने इससे पहले पढ़ा, बांगर क्षेत्र की ऊंचाई से कम होता है खादर क्षेत्रों की ऊंचाई। तो यहाँ देख सकते हैं हिमालय, हिमालय के नीचे भाबर, भाबर के नीचे तराई, तराई के नीचे यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों ये बांगर और बांगर के नीचे आ जाएगा ये खादर क्षेत्र और खादर क्षेत्र के नीचे से ये निकल जाएंगी दोस्तों रिवर वैली या नदियाँ। अब दोस्तों हम एमसीक्यू लगाते हैं, इसे आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। और जितने भी एमसीक्यू मैंने डाले हैं ये सब उत्तर भारत के विशाल मैदान में पूछे गए हैं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हुआ है? सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, गंगा नदी के द्वारा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है, मगर दोस्तों गोदावरी नदी के द्वारा नहीं हुआ है क्योंकि गोदावरी नदी एक साउथ इंडियन रिवर है। दूसरा क्वेश्चन है तराई क्षेत्र भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन क्षेत्रों में कभी बाढ़ नहीं आती? तो दोस्तों बांगर क्षेत्र जो होता है उनमें कभी बाढ़ नहीं आती। नेक्स्ट है उत्तर भारत के या उत्तर के जो मैदान हैं उनकी पूर्व से पश्चिम की ओर कुल लंबाई जो है वो 3200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में है, गुजरात में है, बिहार में भी है दोस्तों, मगर गुजरात में नहीं है। गुजरात में यहाँ पे नहीं है बल्कि राजस्थान में है। जबकि नेक्स्ट है उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है। तो इसके दक्षिण में दोस्तों भारत का प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार और यहाँ पे हिमालय माउंटेन है और यो इतना क्षेत्र क्या है उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के उत्तर में दोस्तों हिमालय पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर भारत है दोस्तों ये
उत्तर भारत के विशाल मैदान को उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक प्रदेश के आधार पर भी और उच्चावच के आधार पर भी, दोनों में 4 प्रकार से बांटा गया है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत राजस्थान में फैले हुए मैदानी क्षेत्र का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों सिंधु नदी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे सिंधु नदी आती है और गंगा नदी ऐसे आती है और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये दोस्तों असम और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जैसे मेघालय, उनमें फैला हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।